भाग दो, नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसके अंदर नागरिकता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार की नागरिकता किस व्यक्ति को दी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 5 में है, वे व्यक्ति भारत के मूल निवासी हैं जो निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करते हों। तो ये जो 3 शर्तें हैं, ये इनका बेस है 26 जनवरी 1950। याद रखना ये वाली बात कि ये इनका बेस है। जितनी भी 3 शर्तें हैं ये 26 जनवरी 1950 को बेस रखकर कही गई हैं कि यदि उसका जन्म जन्म भारत में हुआ हो, मतलब 26 जनवरी 1950 में या उससे पहले अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा, उसे जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। तो इसमें आप एक एग्जांपल नॉर्मली देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पिताजी हैं या हमारे दादाजी हैं, किसी किसी के परदादाजी, तो वो भारत में ही जन्मे हैं, तो उन्हें नागरिकता जो मिली है वो जन्म के आधार पर ही मिली है। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद वो कहीं नहीं गए, वो भारत में ही रहे, तो उन्हें ऑटोमेटिकली उन्हें नागरिकता दे दी गई जन्म के आधार पर कि आप भारत के ही नागरिक हैं। दूसरा है, यदि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। इसमें ये है कि जैसे कि आपने जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जब स्वतंत्रता अभियान यहाँ पर चल रहा था इंडिया में, तो भारत भी काफ़ी सारे विद्रोह हो गए थे। तो भारत भारत नहीं, बाहर बाहर भी काफ़ी सारे विद्रोह हो गए थे। तो हमारे यहाँ से बहुत सारे सेनानी थे जो बाहर भी अपना काम इसमें भारत को आज़ाद कराने के लिए योगदान कर रहे थे। भारत को योगदान कराने के लिए ही वो बाहर गए थे, क्योंकि किसी और के विद्रोह में नहीं, वो भारत के लिए ही बाहर गए थे। तो अब जैसे कनाडा में चल रहा था और भी काफ़ी सारे देश थे जहाँ वो विद्रोह चल रहा था। अब वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने वहीं पर शादी कर ली और वहीं पर बच्चा हो गया। कुछ लोग यहीं से अपनी पत्नी को साथ में लेकर चले गए थे विद्रोह के लिए, तो वहीं पर बच्चा हो गया। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि जो बच्चा वहाँ पर हुआ है वो उस देश का नागरिक है कि हमारे देश का नागरिक है। तो उसके लिए 26 जनवरी 1950 की एक डेट रख दी गई कि इससे पहले या इस समय कोई व्यक्ति अगर बाहर था या है और उसका बच्चे ने जन्म लिया है, तो उसे अधिकार है कि उसके माता पिता अगर कोई भी एक भी भारतीय है तो उसे ये अधिकार प्रदान किया गया कि वो भारत की नागरिकता ले सकता है, उसके पास ये पूर्ण अधिकार है। अगर लेकिन उसमें एक अपवाद था कि अगर उसने अगर भारत की नागरिकता ले ली है तो उसे इंडिया की नागरिकता नहीं मिलेगी। अब तीसरा पॉइंट यह है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसमें एक छोटा एग्जांपल है, जैसे हम एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो है 1917 में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष रही थी। तो वो उसी समय से, उससे पहले भी थी, वो आई थी, उससे पहले भी वो यहाँ पर थी। अपना उन्होंने बहुत योगदान दिया है संविधान को बनाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारा योगदान दिया है अपना। तो वो उन्होंने बहुत काम किया है इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। वो उनकी जो वो थी वो मूल आयरलैंड की थी, पर लेकिन जब 1947 में आज़ाद देश हुआ तो उन्हें यहाँ की नागरिकता दे दी गई। किस आधार पर कि वो जब आज़ाद हुआ देश, संविधान लागू होने के, संविधान कब लागू हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। उससे पहले 5 साल से रह रही थी। दो वो तो 17 में तो अधिवेशन में थी, वो तो उस समय तो वो रह ही रही थी और देश के हित में भी काम कर रही थी, तो उन्हें नागरिकता दे दी गई। मुझे लगता है अनुच्छेद 5 अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 6 देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अनुच्छेद 6 में ऐसे कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में जो पाकिस्तान से आए हों। अब क्या हुआ था कि जब आज़ाद बढ़ गया, देश जो था बढ़ गया, तो अब पाकिस्तान बन गया और एक बन गया भारत। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, अब आपको पता ही है पाकिस्तान के बारे में। तो अब कुछ जगह तो ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर कि बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हुआ है वहाँ पर। उस समय भी बहुत परेशान हो रहे थे लोग, बहुत ही ज़्यादा। तो अब उनका मन हुआ कि हम पाकिस्तान नहीं रहेंगे, हम भारत जाएंगे। थे वो पाकिस्तान के मूल निवासी हो गए थे, पर लेकिन अब उन्हें भारत आना है। तो उनके लिए कहा गया, यदि वे 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुए हैं, अगर इससे पहले वो पाकिस्तान गए हैं और भारत में सामान्यतः निवास कर रहे हों, मतलब स्थानांतरित मतलब वहाँ से इससे पहले अगर वो भारत में आ गए हैं और भारत में रह रहे हों उस टाइम में। या दूसरा, यदि वे 19 जुलाई
1948 को या उसके बाद आए हों तो वह पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन सकते हैं, किंतु इसके लिए कम से कम 6 माह का भारत में निवास आवश्यक है। इसके अंदर क्या बोला गया है, जो ये पहला वाला है, इसके अंतर्गत ये है कि जो लोग इस डेट से 19 जुलाई 1948, जो पंजीकरण जो था, हमारा जो परमिट था वो इसी डेट को हुआ, 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ। उससे पहले वो परमिट नहीं था कुछ भी। तो जो लोग थे वो पहले आना जाना लगा रहता था, पता नहीं चलता था कौन आया कौन गया। तो इसी डेट रख दी गई कि इस डेट से पहले अगर व्यक्ति भारत में आए हुए हैं, इस समय रह रहे हैं और उन्हें भारत में ही रहना है, तो वो पंजीकरण के द्वारा 6 माह के अपना इस रजिस्ट्रेशन को पूरा करें और भारत की नागरिकता ले लें। ऐसे ही दूसरे में कहा गया कि अगर वो इस डेट में या इससे थोड़ा सा इसको या फिर इसके बाद आए हों, इस डेट के बाद आए हों, तो उनके लिए भी यही प्रक्रिया है कि वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा 6 माह का रजिस्ट्रेशन अपना समय भारत के अंदर पूर्ण करें और अपनी नागरिकता ले लें। लेकिन इसके अंदर एक अपवाद है छोटा सा, कि 6 माह तो आप रहेंगे इंडिया में, पर लेकिन उस 6 माह जब आप रहेंगे तो उसमें ऐसी कोई गतिविधि ना करें आप जिससे ऐसा प्रमाणित हो कि आप देशद्रोही कुछ काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं। देश हित में ही आपके सारे काम होने चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान से आए हैं। तो अगर आपने कोई छोटा कुछ भी किया तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 6 हो गया पूरा। अब देखते हैं अनुच्छेद 7 कि इसके अंदर क्या बोला गया है। अनुच्छेद में बोला गया है 7 में, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए और पुनः लौटकर भारत आए हों। 1 मार्च 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उससे थोड़े दिन पहले की बात है ये, जब देश बटा तो उससे थोड़े दिन पहले की बात है कि लोगों को थोड़ा बहुत थोड़े बहुत जो लोग थे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया इस चीज़ का कि हाँ, देश बटने वाले हैं, तो हमें जहाँ रहना है हम वहाँ चले जाएं। तो कुछ लोग थे जो पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, भारत से पाकिस्तान चले गए थे। तो उन लोगों के लिए है ये कि जो लोग भारत से पाकिस्तान पहले चले गए और वो अगर अब वापस आना चाहते हैं तो उनकी क्या प्रक्रिया है। उनकी प्रक्रिया ये है कि ऐसे व्यक्तियों को भी पंजीकरण के माध्यम से ही भारत का नागरिक बनाया जाएगा और उन्हें प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा। उसमें था रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर है प्रार्थना पत्र, ठीक है। हाँ जी, ये भी एक रजिस्ट्रेशन की ही एक प्रक्रिया है। 6 माह का वही चीज़ है बिल्कुल, कि आपको भी यहाँ पर 6 महीने रहना पड़ेगा और किसी भी ऐसी गतिविधि के अंदर आप संलग्न ना हो जो देश के हित में ना हो। अनुच्छेद 7 हो गया पूरा। अब देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 है कि ऐसे व्यक्ति जिनके वंश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह स्वयं भारत से बाहर रह रहा हो। अब मैंने आपको भी बताया था अनुच्छेद 5 में कि कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर विद्रोह में थे, बाहर क्रांति कर रहे थे। तो अब वो लोग थे जो जो भारत के भी थे, पर लेकिन उनके जो वंश है, जो उनके पिता हैं या माता हैं या उनके बच्चे हुए, अब वो लोग अगर भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, अगर वो भारत से स्वयं रह रहे हो, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। अनुच्छेद 8 के अनुसार उन्होंने ये सीधा सा प्रावधान दे दिया। हाँ, अनुच्छेद 8 में तो उन्हें वो नागरिकता दे दी जाएगी। पहले वाले में जो था वो ये था कि किस किस व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 8 में बोला गया किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, कैसे दी जाएगी। तो ये बोला गया कि हाँ, वंश के आधार पर उसे नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता के प्रकार भी हैं आगे, 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है और 3 प्रकार से छीनी जाती है। तो वो भी मिलेगी, वो अगली वीडियो में मिलेगी, ठीक है। अभी इस वीडियो को ही देखते हैं। तो अब अनुच्छेद 9 देखते हैं। अनुच्छेद 9 में क्या है। अनुच्छेद 9 है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा। आप जैसे मान लीजिए, जैसे अभी विद्रोह चल रहा था, बाहर जो लोग रह रहे थे, उसने अपने आप वहाँ रहे, वंश के माता पिता खत्म हो गए, वो बच्चा है, उसका अधिकार है कि वो भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन अब उसने क्या किया, वो कनाडा रह रहा था, उसने कनाडा की ले ली नागरिकता, तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल भी उसे नागरिकता नहीं मिलेगी अगर उसने किसी बाहर के देश की नागरिकता को अपनाया है। तो अनुच्छेद 9 में यही कहा गया है। वो उनके लिए भी लागू है और वो हम व्यक्तियों के लिए भी लागू है। अगर हम भी अगर विदेश जाते हैं और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो हमें यहाँ से नागरिकता हमारी बर्खास्त कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी, हम इस देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे। अनुच्छेद 9। अब आते हैं अनुच्छेद 10। ये आज भी चलता है अनुच्छेद 9, ठीक है। ये सब उसी समय के लिए नहीं था, ये आज के लिए भी है। अनुच्छेद 10, नागरिकता का बना रहना जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य ना करे।
मतलब ये है कि आप इस देश के नागरिक हैं और पता चला कि पाकिस्तान से छोटा मोटा युद्ध हो रहा है और आप टिप्पणी कर दें कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बहुत बढ़िया देश है, ये इंडिया जो है बहुत ख़राब देश है, ऐसे ऐसे कुछ पाकिस्तान की बढ़ोतरी उसमें कुछ आप अच्छी बोली बोल दें और भारत के लिए कुछ गंदी बोली बोल दें, तो वो देशद्रोह माना जाएगा, देश विरोधी कार्य माना जाएगा। तो उसके उपरांत भी आपको नागरिकता आपकी छीन ली जाएगी। तो अनुच्छेद 10 में बोला गया है कि आपकी नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 10 में सब कुछ बोला गया है। तो और जो प्रकार हैं वो आपको आगे मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 11 के अंदर क्या है। अनुच्छेद 11 है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। विधि का मतलब होता है कानून बना सकती है। तो संसद को अधिकार दे दिया है कि अगर आप कुछ नया नियम बाद में बनाना चाहते हैं कि आप किस व्यक्ति को नागरिकता देना चाहते हैं और किस प्रकार के व्यक्तियों को आप चाहते हैं कि उनकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाए, और आप नागरिकता से संबंधित अन्य विषय, कोई भी और विषय हो, जो भी जैसे CA और NRC आया है, तो उसमें अभी बहुत बवाल चल रहा है, अभी भी बवाल चल रहा है उसमें, अभी भी काफ़ी लोग अभी भी इसमें हैं, पता नहीं कब विद्रोह शुरू हो जाए, कुछ नहीं पता अभी भी। तो अब उन्हें अधिकार दे देगा संसद को, क्योंकि उस समय क्या था कि जो उस टाइम की परिस्थिति थी उसके अनुसार कानून बना दिए गए, पर लेकिन अब आगे का पता नहीं किस प्रकार की परिस्थिति बने। तो इसके लिए संसद को पूरा अधिकार दे दिया गया कि आप जिस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और ये कानून बनाने का अधिकार जो है गृह मंत्रालय को दिया गया। जो हमारी मंत्रिमंडल होता है उसमें मंत्रालय बंटते हैं, तो वो गृह मंत्रालय को दिया गया। और गृह मंत्रालय, हमारे जो मंत्री हैं गृह मंत्री, वो कौन है? वो अमित शाह हैं। तो याद रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके 5 से लेकर 11 के अनुच्छेद पूरे फिनिश हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर इससे पहले के आपको पार्ट्स देखने हैं तो जल्दी जाइए और वो देखिए। इनसे पिछले पार्ट्स पहला भाग है और उसके अंदर जानना कि टोटल कितने भाग हैं, तो उनकी अलग वीडियो है। अनुसूचियों को पढ़ना है इन डिटेल, तो उनकी भी वीडियो बना दी हुई है। अगर आपको पढ़ना है कि संविधान बना कैसे, तो वो भी सब कुछ बन चुका है। तो अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो ये चैनल आपके लिए ही है, बिल्कुल इस पर जुड़ जाइए और पूरा पॉलिटी ही ख़त्म होगी इस पर इन डिटेल। आप PSC के प्री तक की आपको डिटेल मिलेगी, अच्छे लेवल की मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।